गुड इवनिंग गाइस। सो मैं डेली करंट अफेयर्स विज़न के लेके आ चुकी हूँ। अच्छा, संडे को विज़न वाले नहीं डालते अपने करंट अफेयर्स, तो संडे मंडे के इकट्ठे डालते हैं। तो चलिए, मुझे कोशिश करूँगी कि मैं आराम से ही बोलूँ, बिकॉज मुझे सजेशन आया था कि मैम थोड़ा सा धीरे बोलिए, तो मैं ट्राई करूँगी धीरे बोलने का। ठीक है, फिर भी आप मुझे कमेंट करना अगर फिर भी आपको लगे। ठीक है। वर्ल्ड तारीफ प्रोफाइल्स 2020, वर्ल्ड की क्या तारीफ प्रोफाइल्स हैं 2020, वो रिलीज़ किसने किया है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंगटाट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। इन तीनों ने मिलकर वर्ल्ड तारीफ की प्रोफाइल्स को क्या किया है? रिलीज़ किया। अब हाइलाइट्स किया है, हमने देखा है कि नियरली जो 18% जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आते हैं, 18% डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आते हैं, वो ड्यूटी फ्री रूट से आते हैं। किससे आते हैं? ड्यूटी फ्री रूट से आते हैं। दिस इज़ डिस्पाइट मच हायर एवरेज तारीफ इन इंडिया। अब वो ड्यूटी फ्री रूट से क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया में जो एवरेज तारीफ है ना वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे अगर हम एवरेज तारीफ निकालें तो इंडिया में हायर तारीफ्स हैं। ठीक है, इस वजह से उन तारीफ से बचने के लिए जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते हैं वो ड्यूटी फ्री रूट से आते हैं इंडिया में। ठीक है। अब ड्यूटी फ्री बेनिफिट इंडिया किसको देता है? उन कंट्रीज़ को देता है, जैसे एशियन कंट्रीज़ को दे दिया, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज़ है ना अपनी, उन कंट्रीज़ को देता है। ठीक है। अब ये फाइंडिंग्स ने स्ट्रेंथन किया कि अब यार, क्योंकि लोग तारीफ से बचने के लिए ड्यूटी फ्री रूट से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें डीपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ताकि हम जो ऐसे इंडिया के जो एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको स्टॉप इम्पोर्ट्स। ठीक है गाइस, आपको मेरी बात समझ में आई? 18% जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं वो ड्यूटी फ्री रूट से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो एवरेज तारीफ है वो ज़्यादा है, उनसे बचने के लिए वो क्या करते हैं? ड्यूटी फ्री रूट से भेज देते हैं। ठीक है। अब इंडिया का जो शेयर है बाइंडिंग कवरेज में 74% है, जबकि चाइना कितना है? 100%। अब ये बाइंडिंग कवरेज क्या होता है? एक ये ब्रॉड इंडिकेटर है कंट्रीज कमिटमेंट टू एस्टैब्लिश बाउंड रेट्स। अब बाउंड रेट्स क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, बाउंड तारीफ इधर, फॉर इम्पोर्ट्स एंड स्लोली रिड्यूस तारीफ। अभी आपको ये लाइन नहीं समझ में आएगी, मेरे को पता है, लेकिन 2 मिनट रुकिए, सब समझ में आएगी। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ तारीफ होती हैं। एक मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है, एक प्रेफरेंशियल तारीफ होती हैं, एक बाउंड तारीफ होती हैं। हम हर कंट्री को क्या करते हैं? ये स्टेटस देते हैं कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ये प्रेफरेंशियल नेशन है, या ये कैसा नेशन है। ठीक है। अब जिस नेशन को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा है, उन कंट्रीज से जो हम इंपोर्ट लेते हैं वो उसके लिए कुछ हम ड्यूटी अलग लगाते हैं, और जो प्रेफरेंशियल तारीफ, मतलब जिन कंट्रीज़ को हमने प्रेफरेंशियल स्टेटस दे रखा है उन कंट्रीज़ को हम क्या करते हैं? तारीफ अलग लगाते हैं। जिन कंट्रीज़ को प्रेफरेंशियल स्टेटस दे रखा है उन पे क्या है? लोअर तारीफ है, जबकि जिन कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है उन पे क्या है? हाइयर तारीफ हैं। मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ी सी हाइयर है, किससे? प्रेफरेंशियल से। अब बाउंड तारीफ क्या है? कुछ स्पेसिफिक कमिटमेंट्स होती हैं जो इंडिविजुअल WTO मेंबर्स करते हैं। बाउंड तारीफ क्या है? मैक्सिमम MFN तारीफ लेवल क्या हो सकता है? जो मोस्ट फेवर्ड नेशन तारीफ में मैक्सिमम मोस्ट फेवर्ड नेशन तारीफ लेवल क्या हो सकता है गिवन कमोडिटी का? तो एप्लीकेबल तारीफ कैन बी लोअर देन द बाउंड तारीफ। समझ में आ गया आपको बाउंड तारीफ क्या होता है? बाउंड तारीफ कुछ नहीं है, मैक्सिमम जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की तारीफ लेवल क्या जा सकते हैं किसी कमोडिटी का, उसी कोई बाउंड तारीफ बोल रखा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या है क्या नहीं? ठीक है। मेन बस यही है कि इंडिया में हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है और उससे बचने के लिए लोग ड्यूटी फ्री रूट से इंपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये सब आप इकोनॉमिक्स में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप क्लियर्स ओवरहोल ऑफ द मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर BOT मॉडल। अब क्या है, जो हमारी रोड्स बनती है ना वो मेनली हमारी BBB मॉडल में बनती है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। अब उसके अंडर भी ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है, और भी बहुत होते हैं, EPC मॉडल, इन सब मॉडल्स पे बनती है। अब क्या है, जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठा था उसने क्या किया, जो भी इसमें प्रॉब्लम थी मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में, उसे क्या किया? सॉल्व किया, चेंजेस को अप्रूव किया, ताकि हम क्या कर सकें? प्राइवेटली फंड कर सकें हाईवेज़ को ऑन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। ठीक है, किस पे? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पे। ठीक है। अंडर दिस मॉडल क्या करते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं? रोड को बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं रोड को फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। अब यार खड्डे हो गए या कुछ हो गए तो उनको मेंटेन भी तो कौन करेगा? वो प्राइवेट प्लेयर्स ही करते हैं फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स।
फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, वो बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ सालों तक पहले वो बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं और फिर मेंटेन करते हैं कुछ सालों तक, जो कि उन्होंने फिक्स्ड कर रखा होगा, गवर्नमेंट के साथ डील करी होगी। उसके बाद जब उनका पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो गवर्नमेंट को वापस दे देते हैं। अब इसमें रिवीजन क्या हुआ है? रिवीजन ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स की असेसमेंट है, रेवेन्यू है, उसको हम हर 5 साल बाद रिन्यू करेंगे। पहले अभी क्या है, अभी 10 साल बाद हम रिन्यू करते हैं जो भी रेवेन्यू असेसमेंट है, ताकि हम जो टोल कलेक्शन है ना उसमें एडजस्ट कर सके। अब क्या है, अब प्राइवेट प्लेयर जब रोड बनाता है तो उसमें इन्वेस्ट करता है, अब उसको अपना भुगतान तो करना है ना। अब रोड बनाने के बाद क्या कर देगा, वहाँ टोल खड़ा कर देगा, ठीक है। टोल से वो अपना जो भी है, जो उसका खर्चा हुआ है रोड बनाने में, उसको कर लेगा, अपना पूरा कर लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसका खर्चा पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अब हम हर 5 साल बाद रेवेन्यू को असेस करेंगे, ताकि हम जो टोल का प्राइस है उसे बढ़ा सकें या फिर घटा सकें, जैसा भी होगा, ताकि जो लोग बीओटी मॉडल से, क्योंकि जो प्राइवेट मॉडल है ना, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आजकल क्या है, बीओटी मॉडल से भाग रहे हैं, ठीक है। क्यों भाग रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि पहले क्या करते थे ये लोग ना, डायरेक्ट ऑर्डर देते थे कि ठीक है यार आप अपना ना हाईवे बनाना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अब ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि क्या प्राइवेट प्लेयर्स को ना लैंड एक्वायर करने में आती है दिक्कत, ठीक है। अब आपको हाईवे बनाना तो बीच में लैंड्स कितने आएंगे, उनको एक्वायर करने की जिम्मेदारी वो भी प्राइवेट प्लेयर की पड़ जाती है, और फिर उनको क्लियरेंस में दिक्कत आती है। तो उन्होंने बोला है कि जब तक लैंड एक्विजिशन का इशू क्लियर नहीं हो जाता, मतलब जब तक 90% लैंड एक्वायर नहीं हो जाता, तब तक हम बिल्डिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर नहीं करेंगे। और जैसे 90% लैंड एक्वायर हो गया तो आप हाईवे प्रोजेक्ट्स का बिल्ड करने के लिए ऑर्डर पास कर सकते हो। हम कोई प्रोविज़न सेटअप करेंगे जिसमें हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड बनाएंगे, जिसमें जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये जो हमने ये किया है, मीटिंग की है, ये हमने किया क्यों है? क्योंकि अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत हम क्या चाहते हैं, नेशनल हाईवे एडिशनल 67,000 किलोमीटर हमें हाईवे बनाने हैं, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स कितना, कम से कम 22% क्या करेगा, फंड करेगा, ठीक है। आजकल रोड डेवलपर्स किए हैं वो बीओटी टोल प्रोजेक्ट से भाग रहे हैं। मैंने क्या बोला ना, भाग रहे हैं क्यों? क्योंकि वो इसमें लेके ना बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब उनकी इतनी इनकम नहीं रह पाती, इससे वो भाग रहे हैं। अब इससे भाग रहे हैं तो कौन से मॉडल को अडॉप्ट करें? हाइब्रिड एन्यू मॉडल। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल में क्या होता है, जो सेंटर है ना वो एकदम से आपको इनिशियली 40% फंड कर देती है, ठीक है। लेकिन जो 60% रिमेनिंग फंड रह गए वो धीरे धीरे वो 15 साल में देती है। लेकिन अब इस करने से कि गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल में क्या आता है कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो 100% क्या करती है, एकदम से फंड करती है रोड डेवलपर्स को, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पहले इश्यूज़ थे इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी फेस कर रही थी, और बीओटी मॉडल में क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स इशू कर रहे वो कर रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसी वजह से ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने मीटिंग करी और इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या किया, रिजोल्व किया, ठीक है। क्या रिजोल्व किया कि पहले जब तक 90% लैंड एक्वायर नहीं होगा तब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे। दूसरी बात, हम रेवेन्यू को हर 5 साल बाद असेस करेंगे, ठीक है। और हम क्या, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड का सेटअप करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर अ यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो गैस का प्राइस सिस्टम है वो यूनिफाइड रहे, ठीक है। अभी क्या है, हम क्या चाहते हैं, जो नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लगती है उसको कट करती जाए। क्यों और कैसे कट करेंगे? ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है नेचुरल गैस की, उससे पहले फिक्स तारीफ रख दी जाए फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। अभी क्या है, लाइक मुझे नेचुरल गैस चाहिए, अगर तो मैं कम डिस्टेंस पे हूँ तो मेरे पे कॉस्ट कम लगेगी, मुझे कम कीमत पड़ेगी। अब जिसकी जितनी को डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी बढ़ती रहेगी और नेचुरल गैस उसके लिए उतनी महंगी होती रहेगी, ठीक है। तो इससे हमने बचने के लिए कुछ एक क्या निकाला है, गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल निकाला है। करंटली क्या, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना वो नेचुरल गैस की में 10% ऐड होती है। लाइक अगर मुझे 100 रुपये की गैस मिल रही है ना, उसमें 10% उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो इंटरनेशनल। लेकिन यूजली क्या होती है, ये सिर्फ 2 से 3% ही होती है, ठीक है। और हमें कितनी, हमारे यहाँ 10% जुड़ रही है फाइनल कॉस्ट में, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज एफर्ट टू इंक्रीज शेयर ऑफ नेचुरल गैस। अब हम क्यों कट करना चाहते हैं? ताकि हम चाहते हैं कि जो हमारी नेचुरल गैस का शेयर हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। अभी क्या है, हम सिर्फ 6% नेचुरल गैस यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं 2030 तक 25% नेचुरल गैस
का शेयर हो। करंटली जो तारीफ्स हैं गैस ट्रांसपोर्टेशन की, वो कौन सेट करता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। हर पाइपलाइन का अलग अलग करता है ये। तारीफ को 2 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो 300 किलोमीटर तक के जोन में जो आती है, और उसके बाद जो 300 किलोमीटर के जोन से बाहर चले जाती हैं तो तारीफ इंक्रीज़ होती रहती हैं। और अगर किसी बायर को मल्टीपल पाइपलाइंस चाहिए इवन फ्रॉम द सेम ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट तारीफ वुड इंक्रीज, फिर भी ट्रांसपोर्ट तारीफ वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, अब मैंने तुम्हें बोला यार मतलब कि मुझे जो भी चाहिए चलो मुझे लेके आओ। अब मैंने बोला यार एक नहीं 2 लेके आओ, लेकिन वो 2 के भी क्या ले रहा है, अब वो डबल पैसे ले रहा है। भाई उसे तो ट्रैवलिंग चार्ज उसके एक ही बारी के लगेंगे ना। ठीक है, मैंने कहा तू ट्रेन में आ रहा है 10 किलोमीटर आ रहा है, तू एक बैग की जगह 2 बैग ले, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो एक लगेगा ना। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है उसके भी ले रहा है। इस वजह से जो इंडिया की इम्पोर्टेड नेचुरल गैस, अब क्या है कि इंडिया का जो मैक्सिमम नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है वो वेस्ट कोस्ट पे होता है, गुजरात वाले कोस्ट पे। और अगर जिस बंदे को ईस्टर्न पे चाहिए तो उसके लिए तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए न्यू प्रपोजल क्या है देख लेते हैं। न्यू प्रपोजल ये है, यूनिफाइड प्राइस सिस्टम हम रखेंगे, 2 तरह से रखेंगे कि जिन लोगों का जोन एक तो 300 किलोमीटर के अंडर आता है उनके लिए अलग होएगा प्राइस, और जिन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग गैस बियॉन्ड 300 किलोमीटर है उनके लिए फिर वन प्राइस अलग होगा। ठीक है, ये नहीं है कि 300 किलोमीटर के बाद हर बार चेंज होता रहा ना, 300 किलोमीटर तक एक वन फिक्स प्राइस और बियॉन्ड 300 किलोमीटर वन फिक्स प्राइस। समझ में आ गया प्रपोजल क्या है? चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। US रिमेन इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर इन 2019-20। अब क्या हम इंडिया है, हम कितनी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, तो इसमें बताइए कि जो हमने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है ना 2019-20 इस ईयर में सबसे ज़्यादा हमने US के साथ किया है। और US के साथ हमें ट्रेड करके ना सबसे बड़ा क्या है, हमें ट्रेड सरप्लस है, हमें बेनिफिट है। ठीक है, हमने देखो कितने डॉलर का किया है, $88.7 बिलियन का किया है, और जबकि पिछले साल $87.96 बिलियन का हुआ है। और इसमें हमारा ट्रेड सरप्लस भी आया है जो कि $17.42 बिलियन, और जो कि पिछले साल कितना आया था, $16.86 बिलियन। अब इसमें जो हमने ट्रेड किया है उसमें जो गुड्स 62% हम लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, और सर्विसेज 38%। सर्विसेज में क्या, जैसे आप नॉलेज कोई भी BPO या फिर जो MNCs में जो जॉब करते हैं कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड्स क्या है, जो मेनली आप गुड्स परचेज इधर कर रहे हो या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कर रहे हो या ऑयल का एक्सचेंज कर रहे हो, ये गुड्स होते हैं। सर्विसेज क्या होते हैं, जो आपकी नॉलेज जहाँ जा रही है। ठीक है, अब जो मेनली इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है, प्रीशियस मेटल, स्टोन, फार्मा, मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स एंड व्हीकल। और इंपोर्ट्स क्या हो रहा है इंडिया में, प्रीशियस मेटल, स्टोन, मिनरल फ्यूल्स, एयरक्राफ्ट, मशीनरी और ऑर्गेनिक मिनरल। 2018-19 में US पहली बार फर्स्ट पोजीशन पे आया था इंडिया के साथ ट्रेड में। उससे पहले क्या था, चाइना के साथ हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड करके ना हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि प्रेजेंस ऑफ इंडिया डायोस्पोरा इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर इंडियन गुड्स सच एज द कंज्यूमर आइटम्स। इंडिया और USA का लिमिटेड ट्रेड पैक्ट है। अभी कुछ डिफरेंसेस हैं इंडिया US में जो वो क्या कर रहे हैं, रिजोल्व करना चाह रहे हैं। इंडिया की क्या डिमांड है कि US वीज़ा में कुछ रिलैक्सेशन दो। आपको पता है US ने वीज़ा पे काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं अब। ठीक है, हाई ड्यूटीज़ जो सर्टेन स्टील या एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे वो कह रहा है कि जिस पे एग्जाम्पशन तो हमें ग्रेटर मार्केट एक्सेस दो फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स या इंजीनियरिंग पे। US की क्या डिमांड है, US डिमांड भी कर रहा है कि भी उन्हें ग्रेटर मार्केट एक्सेस जाना चाहिए हमारी फॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से, डायरी आइटम्स पे, मेडिकल डिवाइसेस पे, डाटा लोकलाइजेशन पे, कट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, ये इंडिया की डिमांड्स थी और कुछ ये USA की डिमांड्स थी। ठीक है, मेन क्या थी न्यूज़ आपको पता ही है कि USA इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। डिसेबल्ड आर एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट्स ऑफ SC/ST कोटा। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट पे एक पटिशन फाइल की थी एक डिसेबल्ड पर्सन ने, क्योंकि उसको एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना कर दिया था, ये बोल के कि डिसेबल्ड पर्सन को भी पहले एक जनरल क्वालिफाइड स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट जो कि अनामूल भंडारी केस 2012 में आई थी उस पर कुछ कहा था। हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी सोशली बैकवर्ड हैं, इसलिए उनको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे जो SC/ST कैंडिडेट्स को मिलते हैं। और रिजर्वेशन जो डिसेबल्ड की है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। देखो, अगर आप लोग मेरी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की PT 365 की मैगजीन पढ़ी होगी तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, जो हम रिजर्वेशन OBC को देते हैं, SC/ST को देते हैं। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, जो हम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन देते हैं, लाइक कि अगर हम ओबीसी में वुमेन को अलग से दे दिया, जो एक्स सर्विस मैन है उनको दे दिया, या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हो गया, ये हो गया। तो जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं ना, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देते हैं। हमें बताई दिया वर्टिकल रिजर्वेशन कौन सी होती है, जो हम बैकवर्ड क्लासेस को देते हैं, SC ST OBC को अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, लाइक रिजर्वेशन टू फीमेल, फिजिकल चैलेंज पर्सन, या फिर जो एक्स सर्विस मैन है उनको। अब जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, इसमें है कि हायर एजुकेशनल में डिसेबल पर्सन को रिजर्वेशन लेस देन 5% तो मिलनी ही नहीं चाहिए, मतलब 5% तो मिलनी ही चाहिए, और जबकि गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें 4% मिलनी चाहिए। अभी तक ये 3% था, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 4% किया, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी करंट अफेयर्स। ठीक है, अब कुछ और छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। ई लोक अदालत, छत्तीसगढ़ पहली स्टेट बन चुका है जिसने स्टेट लेवल पे ई लोक अदालत खोली है, इनोग्रेट करी है। ई लोक अदालत क्या होता है, एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे हम केसेस जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको हम बाहर सुलझाते हैं कोर्ट से अलग, ठीक है, थर्ड पार्टी से। लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे चुके हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। जो भी डिसीजन देती है लोक अदालत, वो सिविल कोर्ट की पहली बात, उसके बाद पावर होती है, वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होती है हर एक पार्टी पे। हाउएवर आप इसको अपील कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका डिसीजन होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इंटीग्रेशन विद द वाहन पोर्टल अचीव्ड। वाहन पोर्टल के साथ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ठीक है। आपको पता ही चल रहा होगा टोल कलेक्शन। अभी क्या है कि इससे क्या है कि वाहन सिस्टम को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फास्टैग से। वाहन के पास सारी व्हीकल्स की डिटेल होगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, बॉडी या फ्यूल टाइप क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है, मॉडल क्या है, ये सारा का सारा जो भी होगा सिटीजन्स का ऑनलाइन उनसे सब मिल जाएगा वाहन पोर्टल से। फास्टैग का आपको पता है, फास्टैग क्या करता है, जब आप टोल पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके में टोल चार्जेस वहाँ से कट जाते हैं बिना आपको टोल प्लाजा पे खड़े हुए, विदाउट स्टॉपिंग फॉर द कैश ट्रांजेक्शन। ये इंश्योर करेगा, फास्टैग डिटेल्स को कैप्चर करेगा वाइल रजिस्टरिंग और इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेट टू द व्हीकल्स ऑल ओवर द कंट्री। समझ में आ गई। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाटग्रिड। नाटग्रिड ने अभी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए किसके साथ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ताकि जो वो ऑनलाइन डाटाबेस है FIRs पे या स्टोलन व्हीकल्स पे उन सब का असेस कर सके, ठीक है। MOU नाटग्रिड को असेस दे देगी सारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डाटाबेस का, जिसमें 14,000 पुलिस स्टेशन लिंक है। उसका सारा इन्फॉर्मेशन किसको मिल जाएगा, नाटग्रिड को मिल जाएगा। नाटग्रिड क्या कर रही है कि सारे गवर्नमेंट डाटाबेस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही है, ठीक है, जिससे सब लोगों को, मतलब कि जो एजेंसीज हैं उनको असेस हो सके, और ये एक्सपेक्ट है कि ये दिसंबर 2020 तक ये ऑपरेशन में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, नैनो पार्टिकल्स टू रिड्यूस सेवेरिटी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है, गठिया होता है, इसमें क्या है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है मेनली, और ये क्यों होता है, जिंक की जो लेवल है ना उसकी कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है पेशेंट्स में। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें क्या करते हैं, जॉइंट्स इन फिट्स एंड हैंड्स में आपके दर्द होने लगता है, क्यों, ताकि जिंक लेवल टू गेट रिड्यूस इन सच पेशेंट्स, इन पेशेंट में जिंक का लेवल कम हो जाता है। अब साइंटिस्ट ने एक नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेट किया है जिसमें हम चिटोसन का यूज़ करेंगे और उसको लोड करेंगे जिंक ग्लूकोनोट पे। इससे क्या होएगा, आर्थराइटिस की जो पेन है वो कम होगा। चिटोसन क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल, बायोकम्पेटेबल, नॉन टॉक्सिक, म्यूकोटॉक्सिक नेचर में है, क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ये डेवलप किसने किया है, जो नैनो पार्टिकल, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, किसने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट, इतोलीजुमाब। इतोलीजुमाब क्या है, ये एक ड्रग है जो बेंगलोर बेस्ड फार्मा कंपनी है बायोकॉन, उसका ड्रग है। उसको एक अप्रूवल मिल गया है किससे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, कि जो सीवियर या मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको हम रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी में ये ड्रग दे सकते हैं। जो ये यार तुम देख लेना ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मुझे खुद नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा है। इतोलीजुमाब क्या है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसे हम पहले क्रोनिक जो प्लेग के लोग पेशेंट्स हैं उन्हें भी दे चुके हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं हम, लैब मेड होते हैं। ये एक ह्यूमन एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ मतलब एक तरह से एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और जो अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो वायरस वगैरह होता है उनसे लड़ता है, ठीक है। और ड्रग्स क्या हैं जिनको हमें कोविड ट्रीटमेंट में अलाउड करती है, जैसे रेमडेसिविर हो गया,
एक ये टोकिलीजुमाब भी आई थी पीछे, डेक्सामेथासोन भी आई थी, और एक हाइड्रोक्लोरोक्विन भी, तो एंटी मलेरियल ड्रग ये आया था। मिज़ोरम क्वेक जोन, अभी क्या है, मिज़ोरम ने कम से कम 8 मॉडरेट अर्थक्वेक, दिल्ली एनसीआर में तो आ ही रहे हैं, उसमें तो पता नहीं 14 से 21 आ चुके हैं, लेकिन उसमें ना वो लो आ रहे हैं। इसमें क्या मॉडरेट अर्थक्वेक्स हैं, ये 21 जून से 9 जुलाई के बीच में 8 मॉडरेट अर्थक्वेक आ चुके हैं। अब इन्होंने रीज़न बताया कि क्योंकि वहाँ पे कहते हैं 2 फोल्ड्स हैं, जियोग्राफिक फोल्ड्स 2 फोल्ड्स हैं। एक तो एक पूरा चंदपुल माओ फोल्ट है जो कि नॉर्थ साउथ से लेके इनटू म्यांमार जाता है अलोंग द बॉर्डर ऑफ चंपाइट से, और दूसरा मार्ट फोल्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट अक्रॉस मिजोरम की तरफ रन करता है बीनीथ रिवर मार्ट नियर नरसिप। फोल्ट आर डिसकॉन्टीन्यूटीज, फोल्ट क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूटीज और क्रैक्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। वैसे देखो अर्थक्वेक आने का रीज़न क्या होता है ना, मेन वहाँ पे जहाँ सबडक्शन जोन होता है, सबडक्शन जोन पता है आपको क्या होता है, तो क्या होता है 2 प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ, रुको। एक ये प्लेट है, एक ये बी प्लेट है। अभी दोनों प्लेट जैसे आ रही होती है ना, जो इसमें हैवी प्लेट होती है ना, सपोज करो ये हैवी प्लेट है, ये नीचे चली जाती है, और जो ये लाइट प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फोल्ड पड़ जाता है, और जहाँ पे ये होता है ना काम, इसी को हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। अबे यार, इसी को हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। मतलब जहाँ पे हैवी प्लेट नीचे जा रही हो और जो लाइट प्लेट है ऊपर जा रही हो, तो यहीं पे क्या होता है, फोल्ड पड़ जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसे हमको बोलते हैं सबडक्शन जोन। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो लास्ट न्यूज़ अपनी पढ़ लेते हैं आज की। इंडियन रेलवेज फर्स्ट एवर स्पेशल पार्सल ट्रेन, पहली बार इंडिया रेलवे ने एक स्पेशल पार्सल ट्रेन को लोड किया है बियॉन्ड द कंट्री बॉर्डर, मतलब कंट्री बॉर्डर के दूसरी तरफ, मतलब किसी और कंट्री में। इसने क्या किया है, जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश, वहाँ से चिल्लीज, ड्राई चिल्लीज को ट्रांसपोर्ट किया है बांग्लादेश के बेनापोल में। गुंटूर और सराउंडिंग एरिया जो आंध्र प्रदेश में है वो बहुत मशहूर है अपनी चिल्लीज कल्टीवेशन के लिए। क्वालिटी ऑफ दिस फॉर्म बहुत अच्छी है, इस क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो टेस्ट और ब्रांड है वो यूनिक नेचर में। चलो गाइज़, ये आज का कंप्लीट हो गया है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।